बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब के ऑप्शंस भी आपके साथ डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि उन्होंने कौन कौन से महाज़ों पर लड़ने का फ़ैसला कर लिया है, कौन कौन से उन्होंने मोर्चे इस्तेमाल करने हैं तहरीकी अदम एतमाद के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है वो आराम से थोड़ी बैठेंगे, वो भी उसी तरह से मुकाबला करेंगे क्योंकि हालात उनको पता है बहुत ही संगीन हो चुके हैं उनके अगेंस्ट। बहुत सारी सूरत हाल बदल रही है, बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। उनकी अपनी पार्टी के अंदर ज़राए बता रहे हैं बहुत बड़ी बगावत जन्म ले चुकी है। जहांगीर तरीन साहब से मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। उन्होंने बिल्कुल, अब कल हालात ये हैं कि कल वहाँ पर वो गए, उनका इरादा था कि चौधरी बरादरान से मैंने मुलाकात करनी है और उन्होंने यहाँ चौधरी बरादरान ने अपना जो है ना परवेज़ इलाही साहब ने वो मीटिंग इस्लामाबाद में रख ली पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको इस वक्त परेशान कर रही हैं, लेकिन उनके ऑप्शंस भी हैं। वो मैं 8 ऑप्शंस आपके साथ इस्तेमाल अपना बयान करूँगा और बताऊँगा कौन से वो इस्तेमाल कर चुके हैं और कौन से वो इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये भी बताऊँगा कि उनका सबसे ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक ऑप्शन कौन सा है, कारगर ऑप्शन कौन सा है और फिर ख़तरनाक ऑप्शन कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ बयान करनी है। इसके बाद वो आज मरियम नवाज़ साहबा की पेशी भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उसकी अलग से वीडियो करूंगा। लेकिन उस वीडियो में मुझे लगता नहीं है कोई इतना बड़ा मवाद हो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब नैब भागना शुरू हो गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत खैर से बहुत परेशान हो गई है ना, तो अब नैब ने राह फरार अख्तियार करना और वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। अभी कुछ मिनट पहले मैं वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू देख रहा था। अज़हर सिद्दीक़ साहब को नया वकील किया है नैब ने, और वो जनाब ज़ाहिर है आप आज आके उनकी कोशिश है कि जी मैं 1 महीने की तो कम से कम मैं मांग लूँ ना मोहलत, कि जी मैं तो नया आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है। तो जो पहले वाले थे सारे नैब के वकील और नैब और पता नहीं हुकूमत की पूरी कोशिशें और वो शहजाद अकबर के यूं पेपर लहराना, तो वो चने बेच रहे थे, वो क्या कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब वो शिकस्त नज़र आ रही है, इस वजह से राह फरार अख्तियार करना, और राह फरार अख्तियार करने का सबसे जो अहम, ये 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने बाहर आके कहा कि काबीना में ये डिस्कशन हुई है कि अदालतों में ये जो स्टे का मामला है ना, ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये जो इल्तवा वगैरह, इससे बड़ा नुकसान होता है। और बड़ा उन्होंने वो मतलब जो ट्वीट भी की और ये भी किया और वो भी, तो सारा वो बहुत दफ़ा कहते रहते हैं भैया आप खुद सारे स्टे पे चल रहे हैं, आपकी BRT स्टे पे चल रही है, आपका डिप्टी स्पीकर स्टे पे चल रहा है, आपके पता नहीं कितने और चीज़ें स्टे पे चल रही हैं। आप मिन्नतें गिट्टे गोडे पकड़ते रहे कि जनाब किस तरीके से आप खुफिया रखें। 8-10 आपने वकील बदले, वहाँ पर आपने इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉरेन फंडिंग में फैसल वोडा साहब कितना डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते रहे, और वही आप यहाँ भी कर रहे हैं। खैर आ जाएँ जनाब, कप्तान साहब के ऑप्शंस, 8 ऑप्शंस, कप्तान साहब के 8 महाज, कप्तान साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब के 8 मोर्चे जो उन्होंने लड़ने का फ़ैसला किया है या लड़ने का उनका इरादा है, वो कितने इस्तेमाल कर चुके हैं। देखें अब तक की जो पोजीशन थी, अब तक की, ये मैं पहला बयान कर रहा हूँ। अब तक की पोजीशन ये थी कि शुरू ही से जब से खान साहब आए या लाए गए, तब से लेकर अब तक उनकी, या कुछ अरसा पहले तक, चंद माह पहले तक, वो ये था कि उनकी अटमोस्ट कोशिश रही कि किसी न किसी तरीके से अपोजिशन और कंट्रोल टावर ये आपस में लड़ते रहें, मेरी दाल गलती रहेगी। मेरा सेम पेज भी यही है। वो बाहर जलसों में जाके भी अनाउंसमेंट करते कि जनाब देखें ये तो फ़ौज के ख़िलाफ़ ये करते हैं, वो करते हैं, ये सारा कुछ। और फिर उधर से जो अपोजिशन थी वो भी उनको जो है ना उसी तरह का एमुनिशन प्रोवाइड कर रही थी, वो भी उनका रास्ता आसान कर रही थी। कभी नवाज शरीफ साहब उठे तो जनाब उन्होंने जनरल बाजवा साहब पे तनकीद कर दी, जो उस वक्त जनरल फैज़ साहब ISI के यहाँ पे DG थे, उन पर तनकीद कर दी, कभी किसी पर। तो इस तरीके से जो है ना वो सारा कुछ, और
अपोजिशन भी और सारा कुछ वो करती रही, मौलाना फजल रहमान साहब भी और सारा। खान साहब बड़े खुश थे, जनाब आप लड़े रखें आपस में और मेरा काम बिल्कुल इसी से चलता रहेगा, ठीक है। दूसरा उसके साथ साथ इसको रिलेट करें, क्योंकि जनरल फैज साहब और मुबैना तौर पर वो उनको हर स्याह सफ़ेद में, गर्म ठंडा, हर सूरत में उनको सपोर्ट कर रहे थे, इस वजह से वो फिर जो है ना, अच्छा अब वो वाली सूरत हाल कुछ गड़बड़ हो गई है, वो वाला सफ़ा फट गया है। क्योंकि हमने देखा जब गुजरांवाला का जलसा था, नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज साहब पर भी तनकीद की और साथ ही जनरल बाजवा साहब पे तनकीद की, बहुत सख्त तनकीद की। उसके बाद कुछ अरसे के बाद हमने देखा वो जिस तरीके की स्ट्रैटेजी बदली, जो भी सूरत हाल हुई, उनकी सारी की सारी तनकीद लोगों की, अपोजिशन की जनरल फैज साहब पे तो आ गई, लेकिन जनरल बाजवा साहब का नाम कट गया। उधर से लोगों ने कहा कि बस यही वो टर्निंग पॉइंट है, ये वो अपोजिशन के अच्छे दिन शुरू होने थे और कप्तान साहब के लिए परेशानी का सबब बनना था, और यही वो परेशानी का सबब, और यहीं से कप्तान साहब को समझ आ गई कि अब मामलात बड़े ख़राब होने जा रहे हैं, बल्कि ख़राब हो चुके हैं। और फिर उसके बाद उसका क्लाइमेक्स सब हमने देखा, उसका वो जो बिल्कुल जनाब उरूज था उस गड़बड़ का उरूज ये था कि वो जो अक्टूबर में जब ये नए DGI की तकर्री का मामला आया और ख़ान साहब ने फड्डा मोल ले लिया बड़े घर से, तो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, और जो आज तक चल रहा है वो भी आपके सामने है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कप्तान का? नेक्स्ट ऑप्शन ये था कि जब कप्तान साहब को लगा कि यार ये सारी गड़बड़ी हो रही है, ये वो सारा कुछ ये इस तरीके से, तो उन्होंने ये किया कि जी आप ऐसा है कि अब ज़रा धमकी लगाऊँ। उन्होंने पहले तकरीरों में मुख्तलिफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हो का जिक्र करके खालिद बिन वलीद को उन्होंने हटाया था, और वो बड़े अच्छे सिपह सलार थे, तो उसका मतलब ये है कि अब कोई भी हो तो कोई नागुज़ीर नहीं होता। इस तरह की ना धमकियाँ देने की, ये वो नहीं होता कि भाई वो किस तरीके से कहते हैं कि भाई कहना बेटी को, सुनाना बहू को, इस तरीके से होता है ना। अच्छा, तो उन्होंने फिर धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने जब वो फ़ोन पे बात कर रहे थे अपना PTV पे डायरेक्ट, वो जो फ़ोन कॉल्स लेते हैं सारा मीडिया दिखाता है, तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि याद रखो कि जब मुझे बाहर निकाला गया तो मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। खैर खान साहब ने कहा था ख़तरनाक होऊंगा, ठीक हो गया ना। अब ये पता नहीं आप समझते ख़तरनाक और ख़तरनाक में क्या फ़र्क होता है। खैर ख़तरनाक होऊंगा आपके लिए, मैं ऐसे अचानक अपना सुकून से तो नहीं बैठूँगा, अब तो चलो मैं बैठ के तमाशा देख रहा हूँ ना। तो अच्छा, उसके बाद पता चल गया कि खान साहब ने किनको धमकी लगाई। अच्छा, धमकी लगाने के बाद फिर मसला माफ़ी तलाफ़ी पे आ गया। फिर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी, ये नेक्स्ट ऑप्शन है खान साहब का था। मैंने कहा ना कि मैं बताऊंगा कौन से इस्तेमाल कर चुके हैं और कौन से अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से इस्तेमाल करने की प्लानिंग है। ये बहुत 8 ऑप्शन, बहुत ही अहम तरीन मोर्चे हैं और महाज हैं खान साहब के। तो दूसरा ये कि उन्होंने पहले धमकी लगा दी। तीसरा ये कि धमकी के बाद फिर वो जनाब बिल्कुल बैठ गए या लेट गए और उन्होंने जनाब माफ़ी मांगना। और एजाज सैयद साहब ने अपने कालम में भी लिखा कि कोई अहम तरीन शख्सियत के किसी के घर में भी चल के वो चले गए। और खान साहब ऐसे नहीं है, उनको पता होता है कि जहाँ से कोई इस तरह का मामला ख़राब होने लगे तो फिर बड़ा मामलात ख़राब हो जाते हैं, ठीक हो गया ना। तो फिर उनका ये तीसरा ऑप्शन था कि उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी, शायद हो सकता है कि काम नहीं बना। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन खान साहब का चौथा ऑप्शन कि जलसों का उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम भी जलसे करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वो जलसों का कुछ शेड्यूल भी आया, शायद होंगे भी सही, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि खान साहब महंगाई बड़ी है, ठीक है ना। मतलब कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा खान साहब के इधर उधर की, जी हमें तो जो ना मार बड़ी पड़नी है, ये बड़ा मुसीबत हो जाएगी, ये तो फिर इसमें जलसे, तो वो तो अपोजिशन का ज़माना था, साथ बहुत सारी हमारी बैसाखियाँ भी थीं। अब जब जलसे हम करेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे चीनी किधर है, हमसे पूछेंगे आटा किधर है, हमसे पूछेंगे दाल, हमें वो कहते हैं ना कि जैसे वो सब कुछ दाल चावल का, दाल रोटी का, सारे का रेट उसका समझ आ जाएगी। तो उसके अलावा मतलब खान साहब ने चलें उसे ऐलान तो कर दिया। फिर उसके बाद पांचवा ऑप्शन खान साहब का कि ये CEC का उन्होंने मीटिंग बुलाई, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग वो बुला के, और साथ ही अपने सोशल मीडिया सेल की भी मीटिंग बुलाई कि भाई आप बताओ ना यार, आप ये वो सारी सूरत हाल करो ये सन। तो मतलब ये एक और
करप्शन था, और उससे फिर आपको पता है बहुत सारा खौफ, और मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि घबरा कौन रहा है, अपोजिशन घबरा रही है या आप घबरा रहे हैं कि ये CEC की मीटिंग, और साथ सोशल मीडिया वालों को भी शाबाश दी कि जी आप लगो, शाबाश, आपने इस तरह से करना है और ये उजागर करना है और वो और मुकाबला करना है इस महाज पे भी। तो खान साहब ने उसमें भी कहा। एक बात मैं तीसरे ऑप्शन के साथ कि जब वो माफ़ी तलाफ़ी पे आए तो फिर उन्होंने कुछ ज़राए कह रहे हैं कि कुछ अपने लोगों को भेजा भी सही कि जी एक्सटेंशन आप हमसे ले लें, तो वो होता है ना, बहुत सारी बातें होती हैं। आ जाएं जनाब, 5 ऑप्शन बता चुका हूँ आपको। उसके बाद जनाब छठा ऑप्शन, और छठा ऑप्शन जनाब ये वो आज भी आपने सुना होगा कि इत्तेहादियों को लालच दो, इत्तेहादियों को सियासी रिश्वत दो, जिनको वो खुद सियासी रिश्वत कहा करते थे। मैं नहीं कह रहा, खान साहब खुद कहा करते थे इस तरीके से वजारतें। अब इत्तेहादी भी ऐसे मौक़ों पे आपको पता है ना कि हर बंदा, हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने एक मौके की तलाश में होती है। लोहा कब गर्म है, उसके ऊपर स्ट्राइक कब करनी है, वही बात है कि ठोकर कब लगानी है, सट कब मारनी है, ठीक हो गया ना। तो वो सारा कुछ जो है ना इस तरीके से वो कह रहे हैं कि जनाब वो बाप वाले मांग रहे हैं कि जी हमें भी और वजारतें दें, को 4 वजारतें दें। MKM कहती है कि हमारी एक ही वजारत है। फरोग नसीम साहब को तो वैसे ही नहीं मानते ना, वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं हमें भी और वजारतें चाहिए। काफ लीग ने अपना खैर से वो सब कुछ सीधा करना है, और इस तरीके से उनको कहते कि जी सियासी रिश्वत दो। और शहबाज गिल साहब ने भी, फवाद चौधरी साहब ने भी, मुतअद्दिद लोगों ने, यही उनके अपने लोगों ने कहा है कि जल्द ही एक आध हफ्ते में या जल्द ही कुछ चंद दिनों में खान साहब पंजाब में भी और सेंटर में भी बहुत बड़ी तब्दीलियां करने लगे हैं, और काबीना में भी। और सुना यही है कि इत्तेहादियों को भी काबीना में थोक के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक, ये एक हरबा तो है। अच्छा जनाब, ये तब्दीली सरकार की ज़रा लाइट चली गई थी तो मैंने कहा कि मैं एज इट इज़, मैं नेचुरल चीज़ों का कायल हूँ और नेचुरल अंदाज में बोलने का भी कायल हूँ, कोई लगी लिपटी नहीं रखता। तो मैंने कहा कि इसको जारी रखा जाए जनाब इसी तरीके से। और मैं 7वां ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जहांगीर तरीन साहब से मिलने की कोशिश। और ये मिलने की ऐसी कोशिश की गई, ऐसे ज़राए बता रहे हैं कि ऐसे दोस्तों को इस्तेमाल किया गया या भेजा गया कि जनाब वही गिट्टे गोडे पकड़ने वाली मुबैना तौर पे कि जी आप मेरे से मुलाकात कर लें। उन्होंने कहा जी नहीं, एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया, अब मैंने आपसे नहीं मिलना, मैंने आपसे मुलाकात नहीं करनी। ये जो लाहौर गए हैं खान साहब, और इस दौरे में भी उन्होंने अटमोस्ट कोशिश की किसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हो जाए, क्योंकि बाकी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं ना, ग्रुप्स तो दो। अब मैं कल देख रहा था कि कोई नया ग्रुप भी PTI के अंदर पंजाब असम्बली में बन गया है, ठीक है, और वो पता नहीं क्या, उसका नाम क्या है, सिविलियन सुप्रीमेसी ग्रुप है या पता नहीं कौन सा नेशनल सुप्रीमेसी ग्रुप है, क्या है उसका नाम बता रहे थे। तो वो जनाब, वो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो एक नया ग्रुप भी जन्म ले चुका है, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी खुद, मैंने पूछा ना, मैंने कहा जनाब कि ये जो जहांगीर तरीन साहब वाला ग्रुप है, ये इसमें 8 MNAs हैं या 10 हैं या जितने भी हैं, क्या आप इसके अलावा जो है ना नून लीग से राब्ते में हैं या पीपल्स पार्टी से या मौलाना साहब से, मतलब है अपोजिशन के साथ? उन्होंने कहा जनाब ये जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के अलावा लोग हैं जो हमसे राब्ते में हैं। तो वो खान साहब उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खान साहब का जनाब 7वां ऑप्शन था। और आ जाए जनाब, मैंने कहा था ना कि सबसे खतरनाक तरीन ऑप्शन वो क्या है, वो मुमकिना एडवेंचर है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मजाक हो रहा है या ये कोई इस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं। आप यकीन कीजिए, मैंने मुतादिद लोगों से बात की, मैंने अपोजिशन के लोगों से भी बात की, मैंने हुकूमत के लोगों से भी बात की, मैंने बाखबर हलकों से भी बात की, मैंने बासर हलकों से भी बात की। बहुत सारे जो मतलब इस तरह के जानने वाले हैं, और सियासी, गैर सियासी, सहाफ़ी भी गैर सियासी होता है, हाँ, आपका इधर उधर ना जाया करें। अच्छा खैर, तो बहरहाल उस हवाले से बहुत सारे लोगों से बात की, और मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे ज़राए बता रहे हैं, खान साहब ने कोई ऑप्शंस भी इस तरह के भी हैं, कोई समरियाँ भी साइन करवा रखी हैं वगैरह, ठीक है। ये मैं आखिरी 2 ऑप्शन, यानी कि वो दोनों ऑप्शन एक ही में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 8वें नंबर पर 2 ऑप्शन हैं आखिरी, ठीक है ना। एक तो ये है कि जनाब सदर मुमलिकत से कहा जा रहा है, उन्होंने तो खैर नेगेट किया है इस बात को कि कोई समरियाँ नहीं, लेकिन कौन बताता होता है। तो सदर मुमलिकत से 2 समरियाँ भी अपना
साइन करवा चुके हैं। और वो दो समरियां हैं जनाब, कौन सी? एक तो असम्बलियां तोड़ने वाली समरी, वो भी हो सकता है खान साहब का हथियार या मोर्चा या महाज, और एक और बड़ी ख़तरनाक समरी है जिसको बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो कोई एडवेंचर के मूड में हैं, वो कोई इंतकामी कार्रवाई बदला लेने के मूड में हैं, बदला किसी अहम शख्सियत, या मैं कह रहा हूँ कि अहम तरीन शख्सियत, क्या वो इसका ख़तरा मोल लेंगे? क्योंकि अयाज सादिक साहब बता चुके हैं, और उससे पहले भी हमने खुद प्रैक्टिकली देखा भी है। अयाज सादिक साहब ने बताया कि खान साहब ने खुद हमें बताया था कि जी एक दफ़ा मैं मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो वकला की तहरीक के वक्त मैं अडियाला जेल में कोई 9 दिन रहा था, और अगर 10वां दिन मैं वहाँ रहता तो मैं खुदकुशी कर लेता। ये अयाज सादिक साहब के बकौल। तो वो खैर इधर भी हमने देखा कि जब पुलिस आई थी, कोई और भी नहीं आए थे, सिर्फ पुलिस आई थी बनीगाला में, तो खान साहब ने किस तरीके से दीवार फलांगी थी। और उस वक़्त भी हमने देखा कि जब वो परवेज़ खटक साहब अकेले आंसू गैस खा रहे थे, उस वक्त भी किस तरीके से खान साहब जो है ना वो पुशअप लगा रहे थे बनीगाला के अंदर से, और नीचे तक उतरे भी नहीं। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, मैं दे सकता हूँ। क्या वो ये मोल लेंगे, ये ख़तरा मोल लेंगे खान साहब? क्या वो इस तरह की सूरत हाल को अख्तियार करेंगे या नहीं? ये अब देखना पड़ेगा। दिलचस्प सूरत हाल है, ख़तरनाक भी है, और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जनाब इसको इतना आप खारिज अज़ इम्कान भी नहीं करार दिया जा सकता। और इसको याद रखिएगा कि खान साहब हो सकता है गुस्से में ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लें और किसी के खिलाफ एडवेंचर कर लें और किसी को डिसमिस या टर्मिनेट कर लें और मामला। मेरी अपनी जो असेसमेंट है, खान साहब बहुत हद तक जो है ना, बहुत सारे खान साहब के कुछ साथी भी निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि आप देख लेना फिर कि कैसा जवाब मिलेगा, ठीक है ना, इनको करने दें एडवेंचर, और हमें पता है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है, तो फिर देख लेना यहां से भी क्या लग पता जाएगा। यकीन कीजिए ये अल्फाज थे, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। तो अच्छा, मैंने कहा मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि खान साहब ने अगर तो कन्फर्म कर लिया कि इसके बाद मुझे कुछ नहीं होना, फिर तो ठीक। अगर ये उनको पता है ना कि नहीं जनाब, वो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट या पूरे का पूरा इदारा पीछे ही खड़ा है उस शख्सियत के, भाई खान साहब ने, और जहां तक मेरी अपनी इतलात हैं पीछे ही खड़ा है जी, बिल्कुल पूरे का पूरा उनका इदारा या डिपार्टमेंट जो है ना वो उस अहम तरीन शख्सियत के पूरे के पूरे पीछे ही खड़े हैं। तो इस सूरत में मुझे लगता कि खान साहब ऐसे ही, मतलब वो कहते हैं ना धमकी शमकी देना, ठीक है ना, डराना शराना, वो कहते हैं ना डरावी देना, ठीक है ना, वो तो कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना ऐसी सूरत हाल में, बस मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग होते हैं जो आपको थपकी देते हैं, खान साहब आगे बढ़ें, आगे जब बढ़ते हैं तो पीछे कोई नहीं होता, फिर आपको अकेले जाना पड़ता है अडियाला या कोट लखपत, ये बाजी की बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है ना, फिर पीछे कोई नहीं होता। कदम बढ़ाने का जो इसी तरीके से जो है ना, एक दफ़ा मियाँ साहब ने भी यही कहा था कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैंने कदम बढ़ाया और पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। और कुछ लोग होते हैं जो आज भी मशवरा दे रहे हैं, ये मुझे ज़ाती तौर पे पता है, मालूमात हैं, कहते हैं खान साहब ये गलती ना करना, ये गलती ना करना, ये आप खुद भी मुसीबत में डालेंगे और हमें भी मुसीबत में डालेंगे, सिस्टम को भी मुसीबत में डालेंगे। तो अब देखिए कि क्या होता है। मैंने खान साहब के तमाम ऑप्शंस, तमाम मोर्चे, तमाम महाज आपके साथ बहुत खुल कर डिस्कस किए हैं, मालूमात की बुनियाद पर डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।